हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं क्लास 10th के लिए साइंस का एक चैप्टर लेके आया और वो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जंतुओं में, जीवों में, प्राणियों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, वीडियो भी बहुत ध्यान से वॉच करना। तो सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो समझा दूं आप लोगों को, जो ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो जीव, पौधे या जंतु जो भी हैं, जो पहले से हैं, उसी जाति के, जाति स्पेसीज वही रहेगी, उसी जाति से नए जीवों की उत्पत्ति, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में जनन या प्रजनन कहते हैं। यही रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन का इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो है नंबर 1, लिख दो यहाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 1, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मैं लिख लूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूं। और नंबर 2 है एडिशन ऑफ न्यू स्पेसीज। ये नंबर 2 है, एडिशन ऑफ न्यू स्पेसीज। नंबर 3 है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। नंबर 4 है ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन, जो भी थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव वेरिएशन होते जाते हैं। चौथा है ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। अदर जनरेशन कर लीजिए, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब देखिए, मैं इन चारों के बाद समझा देता हूँ। रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। सबसे पहली चीज है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन की वजह से ही जब से पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है, विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लाइफ कंटिन्यू है, जब से उत्पत्ति हुई है जीवन की, तब से अब तक लाइफ कंटिन्यू है। ये रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है। दूसरी चीज है एडिशन ऑफ न्यू स्पेसीज। क्योंकि हल्का हल्का वेरिएशन होता है, तो नई नई प्रजातियां बनती रहती हैं। जीव तो लगभग थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, बाद में अलग होते जाते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होता जाता है, नई नई स्पेसीज बनती जाती हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, पुराने मरेंगे,
नए आते हैं उनकी जगह ले लेते हैं। अगर सब पुराने मर जाए, नए आए ही नहीं, तो पृथ्वी पर लाइफ ही खत्म हो जाए। तो जो भी पुराने जीव हैं आगे डेड हो जाते हैं, उनका रिप्लेसमेंट कैसे होता है? नए जीवों के आने से। तो रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, नए आते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा बदलाव मिलता है। एक ही माँ बाप के अगर 4-5 बच्चे हैं तो सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर या वेरिएशन रहेगा। इसी वजह से जीवों का यहाँ एग्जिस्टेंस है। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल्स क्या हैं, इसको मिटा देता हूँ। दूसरी हेडिंग है फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फंडामेंटल चीज क्या है रिप्रोडक्शन की? देखिए, अभी आप लोग 9th क्लास में भी थोड़ा सा शायद सेल के अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह पढ़े होंगे। सेल के बारे में तो आप लोग पढ़े हैं। हम लोगों की बॉडी जो है, किसी भी जीव की बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं। अब ये जो डीएनए हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा बॉडी स्ट्रक्चर का जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है, सभी ये डीएनए में ही समाहित होता है। तो कह सकते हैं कि डीएनए या क्रोमोसोम्स ये जेनेटिक्स के कैरियर हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सारे लक्षणों को लेके जाते हैं। ये इसकी फंडामेंटल चीज़ है। और डीएनए में हमेशा हल्का हल्का वेरिएशन होता रहता है। एक चैप्टर लास्ट बाद में है, मैं उसमें थोड़ा सा बताऊंगा। चैप्टर तो नहीं है, एक टॉपिक है थोड़ा सा हेडिंग में, वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा वेरिएशन और म्यूटेशन वगैरह के बारे में। लेकिन ये समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन का फंडामेंटल ही यही है, डीएनए और क्रोमोसोम्स जो कि जीन्स को या कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। अब सभी में थोड़ा थोड़ा, आप किसी भी खेत में घूम आइए, पूरा गेहूं लगा हुआ है, आम के बगीचे हैं, सब में कोई भी 2 पौधे एक तरह के दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सभी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता रहता है। अब वेरिएशन और उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी देख लीजिए। मैंने अभी बताया, जैसे जैसे वातावरण में बदलाव होता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, नए नए जीव आते रहते हैं, तो वातावरण में अपने को बेटर एडाप्ट करने के लिए उनमें हल्का हल्का वेरिएशन होता रहता है। कई पीढ़ी के बाद जाके फिर वो दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, तो यहाँ लिखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, आमतौर से रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं। तो पहले इसका देख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है काफ़ी रैपिड होता है। इट इज रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है
इसमें काफ़ी कम समय लगता है और जल्दी होता है। इट इज रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें जो सेल डिवाइड होती हैं, बनती हैं, तो सेल डिवीजन इज माइटोटिक। ए माइटोटिक भी होता है, माइटोटिक और ए माइटोटिक। सेल डिवीजन इज माइटोटिक। और थर्ड है सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सी कर लीजिए, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। और डी है नो गैमिट्स फॉर्मेशन। नो गैमिट्स फॉर्मेशन। मैं थोड़ा उसको भी लिख लेता हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझा देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए कर लीजिए, इट इज नॉट ए रैपिड मोड। इट इज नॉट ए रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 2 बी, सेल डिवीजन इज मियोटिक। MEIOTI। सेल डिवीजन इज मियोटिक या मियोसिस भी कहते हैं। इसको माइटोटिक या माइटोसिस भी कहते हैं। ये दोनों शब्द हैं। सेल में इन मियोटिक। सी, बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, both parents are involved। और डी कर लीजिए, गैमिट्स फॉर्मेशन। गैमिट्स फॉर्मेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है। गैमिट्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। देखिए आप समझ लीजिए इसको, ये दोनों में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। कल लिख सकते हैं आप लोग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत जल्दी होता है, कम समय लगता है। इसमें ज़्यादा समय लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेकेंड है सेल डिवीजन माइटोटिक। जैसे हम लोग की बॉडी बढ़ती है, माइटोटिकली सेल डिवीजन होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक या मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और ये जो सेल डिवीजन होता है ये स्पेशली सेक्स आर्गन्स में होता है, इसमें नहीं होता है। उस सेक्स आर्गन्स में जहाँ फूल वगैरह बनते हैं उनमें होता है। इनमें सिंगल पेरेंट, एक ही पौधे से नया पौधा बन जाएगा, एक ही जीव से नया जीव बन जाएगा। दो जीवों की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसमें दो प्रकार के जीवों की आवश्यकता है। अगर पौधे में लें तो पौधे में मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं, या एक ही फ्लावर में मेल आर्गन फीमेल आर्गन होते हैं। तो बोथ पेरेंट्स, मेल और फीमेल बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। चौथी चीज़ है, इसमें गैमिट्स वगैरह नहीं बनते हैं, और इसमें मेल फीमेल गैमिट्स बनते हैं। उन गैमिट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया, और ये जो है कह सकते हैं डिफरेंसेस भी हैं और कंपैरेटिव स्टडी भी है दोनों में। ये आप देख सकते हैं इसको। अब इसके आगे देखिए थोड़ा सा। अब हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विस्तार से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए मैंने बताया भी ये सेक्सुअल दो तरीके हैं, दो टाइप्स के हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह से होता है, तो मैं सारी चीज़ें एक बार यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता जाऊँगा। नंबर 1,
FISSION, फिजन। बाइनरी मल्टीपल। नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। नंबर 3 रीजनरेशन। रीजनरेशन। मैं आप लोगों को अभी सब विस्तार से बताऊंगा, अभी डिटेल में, इसलिए यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं। और चौथा है बडिंग या बड्स फॉर्मेशन। पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और छठवां है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए, मैं इन सभी को मैं विस्तार से बताऊंगा, ठीक है ना। अब मैंने पहले डाली फिजन। नंबर 1 फिजन। देखिए, आमतौर से यूनिसेलुलर एनिमल्स में, आमतौर से यूनिसेलुलर एनिमल्स में बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट में तो है ही, 2 से ज़्यादा भी हो जाएगी। अगर 2 पार्ट में होती है तो उसको कहेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। When body of the organism divide into 2 parts, it may be equal or unequal। वो दोनों पार्ट इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। खास तौर से आप लोगों के कोर्स में अमीबा का स्पेशली दिया हुआ है, और लगभग अगर हर साल नहीं तो 1 आध साल के अंतर पर तो पूछता ही है। तो अमीबा में जो है बाइनरी फिजन होता है। देखिए, अमीबा एक ऐसा जीव है जो जल में, ये जो गंदा जल होता है तालाब का, गढ़ियों के पत्तियां होती हैं, सड़ते हैं, इसी में पाया जाता है। बरसात का मौसम के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। तो जैसे आजकल का मौसम है, तो ऐसी फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशंस में अमीबा क्या करता है, इसका सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है। मैं थोड़ा सा फिगर बना दूं, देखो ये अमीबा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेता हूं, ये अमीबा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में अमीबा थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, और इसका न्यूक्लियस भी थोड़ा सा लंबा ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगले वाले स्टेप में ये ऐसे ऐसे, और इसका न्यूक्लियस जो है ऐसे। ये बड़ा छोटा से मत समझिए कि हमने छोटा बनाया है तो वहाँ बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। वो जितना होगा उतने ऊपर इसको पतला कर सकते हैं आप चाहें तो, ऐसे ऐसे। और इसके अगले वाले स्टेप में हाँ ऐसे। और अब यहाँ कर लीजिए, तो एक अमीबा यहाँ, एक अमीबा यहाँ, एक इसका न्यूक्लियस, एक इसका न्यूक्लियस। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए, इसको यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, और इसका ये हो गया न्यूक्लियस। अब देखिए,
इसको हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। फिर से समझ लीजिए, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब परिस्थितियां अनुकूल हों, बरसात के मौसम में अमीबा को खूब खाने पीने को मिले, अंडर फेवरेबल कंडीशंस अमीबा न्यूक्लियस ऑफ अमीबा इनलार्जेज एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। न्यूक्लियस इसका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और धीरे धीरे इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये भी धीरे धीरे बीच में से सिकुड़ के दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ऐसे बार बार डिवाइड होता है, बार बार डिवाइड होता है। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। ये फेवरेबल कंडीशन में है, ठीक है। और ऐसा होता है किसमें, अमीबा और पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के सब प्रोटोजोवन हैं, प्रोटोजोआ हैं सब के सब। तो कह सकते हैं कि इन प्रोटोजोआ में फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फिजन होता है। अब मल्टीपल फिजन मैंने यहाँ बताया है, ए बी कर लीजिए। मल्टीपल फिजन, अब देखो मल्टीपल फिजन यह शब्द है, ऐसा फिजन जिसमें एक से बहुत सारी सेल्स बन जाएं, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाएं। जैसे मानिए एक सेल ये है, इसका ये न्यूक्लियस है। अगले स्टेज में क्या होता है, इस सेल में ये न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है, छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है और थोड़ा थोड़ा ये जो भी प्रोटोप्लाज्म है, तो इसको ऐसे कर दूं, जो भी थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म है, ऐसे ऐसे मान लीजिए, साइटोप्लाज्म जो भी कह सकते हैं, इनको अपने साथ ऐसे ऐसे ले लेता है, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके छोटी 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 सेल के रूप में बन जाता है। ये कैसे होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। खास तौर से प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट है हम लोगों का, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में यही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो न्यूक्लियस थोड़े थोड़े भाग में, छोटे कणों में बढ़ जाता है, थोड़ा साइटोप्लाज्म से बढ़ जाता है और इसके नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये सभी अलग अलग, इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, जब इसकी बाहर की शिस्ट गल जाती है तो ये एक एक अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे प्लाज्मोडियम के सारे सेल्स ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, सब नई नई इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। ये क्या हुआ, फिजन में बाइनरी फिजन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये भी प्रोटोजोवन ही है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरियल पैरासाइट है, इसमें मल्टीपल फिजन होता है। अब इसका अगला देखिए, फ्रेगमेंटेशन का नंबर 2 लिखवाया है मैंने, फ्रेगमेंटेशन। अब मैं उसको बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े होना, ये दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे कंट्रोल टुकड़े होना। देखिए, एल्गी या शैवाल, एल्गी में क्या होता है, एक एल्गी है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, जिसको हम लोग आम भाषा में पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। देखिए, आप कभी नदी में नहाने जाए, तालाब वालाब में, तो लगता है कुछ काई सी तैरती हुई जा रही है, बड़ा चिकनी चिकनी सी होती है, वो पतले पतले धागे फिलामेंट्स होते हैं, वो स्पाइरोगायरा होते हैं, हरे पीले रंग के होते हैं, उसको पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। तो उसके जो धागे हैं, ऐसे 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 धागे, वो कितने भी खंड में टूट जाएंगे, सब नए नए बना लेंगे। आमतौर से इसका धागा ऐसे होता है, एक सेल ए हो गई, एक सेल ए हो गई, एक सेल ए हो गई, एक सेल ए हो गई,
ऐसे ऐसे सेल्स होती हैं, ये कहीं से भी टूट जाएं, सब नई नई, इससे नया, इससे नया, इससे नया, इससे नया, ये सब नए नए फिलामेंट्स इसके बनते जाएंगे। तो ये स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, अब अगला वाला है रीजनरेशन। नंबर 3 है रीजेनरेशन, इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, रीजनरेशन में क्या होता है, किसी भी मतलब कुछ खास ऑर्गेनिज्म में, जैसे मैं नाम लिख दूं हाइड्रा, हाइड्रा एक एनिमल है, प्लैनेरिया ये भी एक एनिमल है। हाइड्रा तो मान लीजिए ऐसे होता है, तो हाइड्रा को आप कितने भी भाग में काट दीजिए, ऐसे चाहे खड़ा भी काट दीजिए, ये सभी अपना पूरा पार्ट बना लेंगे। बहुत तेजी से इसमें रीजनरेशन होता है। प्लैनेरिया इसको भी आप कितने भी भाग में काट दीजिए, ये भी सारे पार्ट अपने बना लेगा, ये भी अपने सारे पार्ट बना लेगा। तो प्लैनेरिया और हाइड्रा में रीजनरेशन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, आप लोग आगे जाओगे तो स्पॉन्जेज वगैरह में ही पढ़ोगे, लेकिन यहाँ अपने कोर्स में हाइड्रा प्लैनेरिया दो ही नाम दिए हुए हैं, तो दो ही के बारे में देखो। अब चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, बडिंग। बडिंग में फिर हाइड्रा का नाम आएगा। चौथा है बडिंग या बड्स फॉर्मेशन, छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं। देखिए ये हाइड्रा है, फेवरेबल कंडीशन में यहाँ से ऐसे ऐसे कलिकाएं निकल जाएंगी, इधर भी निकल सकती हैं कई ठो। ये जो हैं बड्स निकल जाएंगी, ये बड्स बाद में बॉडी से टूट जाती हैं, टूट के यहाँ गिरेंगी और यहाँ से फिर एक नया हाइड्रा बन जाएगा। बहुत सारा बड्स फॉर्मेशन होता है। ईस्ट में देखिए जो छेने वाला पानी होता है, ईस्ट सेल ऐसे है, इसमें इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी, और सब टूट टूट के अलग हो जाती हैं और सब एक एक सेल बना लेती हैं नई नई। तो हाइड्रा में और ईस्ट में बहुत तेजी से बडिंग वाला प्रोसेस होता है, या कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग के द्वारा होता है। अब अगला देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये है पांचवा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है किसी पौधे से ही उसके किसी भी पार्ट से नए नए पौधे का बन जाना, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये होता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। मैं आप लोग समझाता हूँ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। देखिए हम लोग आलू को खेत में बो देते हैं, प्याज है, लहसुन है, बहुत से ये अरवी हो गया, अदरक वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों से ही नए नए पौधे निकल जाते हैं, चाहे स्टेम से, चाहे लीफ से, चाहे रूट से, इन्हीं चीज़ों से नए नए पौधे निकलते हैं नेचुरली। आप लोग जो भी सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू का देखिए, खेतों में जाके देखिए, आलू बोया जाता है, प्याज लहसुन बोए जाते हैं। एक ब्रायोफिल्म है जिसकी पत्ती अगर पुरानी होकर गिर जाए, उसी में से नए नए पौधे निकल जाते हैं। अदरक वगैरह है, अरवी है, जिमीकंद वगैरह हैं, ये सब के सब। तो ट्यूबर मतलब पोटैटो, उसके बाद बल्ब,
ओनियन, इसके बाद राइजोम, राइजोम में ये है क्या बोलते हैं अदरक वगैरह है। और चौथा है लीफ से ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म। तो ये सभी चीज़ें नेचुरली अपने आप इनसे नए नए पौधे निकलते रहते हैं। और आर्टिफिशियल का तो आप लोग सब लोग जानते हैं, गुलाब का पौधा लगाना है तो कटिंग करके लगा दो, आम के पौधे कटिंग करके ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग का तरीका है, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, LAYER, लेयरिंग है। ऐसे कई सारे आर्टिफिशियल तरीके हैं जिनसे एक पौधे से दूसरे पौधे उगाए जा सकते हैं। तो ये सब तो चीज़ें हो गई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक चीज़ और है टिश्यू, जिसको मिटा दूँ, टिश्यू कल्चर। हाँ देखिए, इसमें नहीं लिखा हूँ लेकिन समझा देता हूँ। इसमें चलिए अच्छा, छठवां स्पोर फार्मेशन बताओ, उसके बाद उसको बताता हूँ। छठा है स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन कुछ फंगस में या कुछ और राइजोपस वगैरह हो गया, ब्रेड मोल्ड वगैरह हो गई, इनमें ये पौधे शुरू में फिलामेंटस होते हैं। देखो जैसे मैं ब्रेड मोल्ड का बता दूं, ब्रेड वगैरह पर बरसात में क्या है, पीला पीला धब्बा सा जमता है। हम कहते हैं कि इसमें अरे फंगल लग गया है, नहीं खाना है, खराब हो गया है। ये पीले पीले जो होते हैं वो उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, माइसिलियम। बाद में उस पर छोटी छोटी ऊपर गांठें बन जाती हैं, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। उसमें फिर स्पोर बनते हैं, कुछ दिन के बाद वो ब्रेड मोल्ड पर फिर वो काला काला धब्बा बन जाता है। तो अगर हम लोग राइजोपस वगैरह की बात करें, खास तौर से राइजोपस या ब्रेड मोल्ड, इनकी बात करें तो इनमें पतले 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 धागे ऐसे 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 होते हैं। इन्हीं धागों के ऊपर कुछ समय बाद ऐसे ऐसे ऊपर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। इनको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम प्लूरल में स्पोरेंजिया कहलाता है। और इनमें ऐसे काले 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 काले, ये जब पक जाता है तो काला हो भी जाता है। इनमें स्पोर भरे होते हैं, स्पोर। यही स्पोर जब ये ऊपर से गल जाती है कवरिंग, ये स्पोर हवा में बिखर जाते हैं, चारों तरफ उड़ते रहते हैं। नए नए पौधों को ये अंकुरित होकर जर्मिनेट होकर नए नए पौधा बना लेते हैं। तो स्पोर फार्मेशन भी देखिए आप लोग, एगेरिकस या मशरूम का नाम सुने को मिलता है, जिसको कहते हैं मशरूम। मशरूम के स्पोर चारों तरफ फैले रहते हैं। जहाँ उनको पानी गोबर सब चीज़ें मिल गई, कार्बनिक पदार्थ, वहीं वो मशरूम निकल आते हैं। तो ये स्पोर फार्मेशन से भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई अभी, टिश्यू कल्चर, ये बिल्कुल नई चीज़ है। आजकल लैब में, नर्सरी में किसी एक सेल को निकालकर स्पेशल कंडीशंस में उसी तरह की हजारों लाखों सेल्स डेवलप की जाती हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। अंडर स्पेशल कंडीशंस इट मे बी इन द लैब और नर्सरी। एक सेल से लाखों सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स डेवलप की जाती हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स डेवलप की जाती हैं। ये बहुत कम समय होता है, स्पेस अब बहुत सारी बन जाती हैं। तो टिश्यू कल्चर बिल्कुल नई चीज़ है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है, एक तरीका है। देखिए जितना चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। अभी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अगले वीडियो में जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बता दूं, खास तौर से सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग वीडियो को बार बार इसको वॉच करिए, वीडियो को बार बार देखिए। जहां नहीं आता है समझ, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेज दीजिए, देख लिया जाएगा। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लेकिन आप लोग वीडियो को बार बार देखें ताकि आप लोगों का फंडामेंटल भी क्लियर हो जाए। और इसके बाद सेक्सुअल प्रोडक्शन का हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।